नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि हम सभी मिलकर के यूपी पीसीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, जिसे आप संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, स्टेट पीएससी के बारे में। इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जिस संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो अपने मेन टॉपिक पर आने से पहले लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास देखते हैं, और यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और प्रश्न ना भी पूछा जाए तो इसके बारे में कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए। तो सिविल सेवा परीक्षा जो है, इसका आयोजन सबसे पहले कहाँ पे कराया गया था? लंदन में कराया गया था 1855 में। जब 1855 में लंदन में इस परीक्षा का आयोजन कराया गया, तब इसमें परीक्षार्थियों की जो मिनिमम एज लिमिट हुआ करती थी वो 18 ईयर्स थी, कम से कम 18 वर्ष, और अधिकतम आयु जो थी 23 वर्ष थी। यानी 23 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता था। बात अगर करें कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले इस परीक्षा को पास किया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ये परीक्षा 1864 में पास की थी। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्जाम को 1920 में पास किया था विद 4th रैंक। भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1924 में रॉयल कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, और इसी रिपोर्ट में सबसे पहले लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। यहां पर 2 पॉइंट आपको समझने हैं। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश 1924 में रॉयल कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी उसमें की थी, और जो गठन हुआ था इसका 1926 में हुआ था। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर। ठीक है। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। इसके तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1937 को। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में फेडरल पीएससी जो था आपका, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, इसका नाम चेंज होकर के संघ लोक सेवा आयोग बन गया, जिसे वर्तमान स्वरूप में आप जानते हैं। वर्तमान में इस आयोग का नाम है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। इसका पहले नाम हुआ था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पहले नाम हुआ करता था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हो गया, इसके बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसको? लोक सेवा आयोग को। यानी संविधान में इसका एक प्रावधान दिया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान अगर देखा जाए यूपीएससी का, तो भाग 14 में इस लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक दिया गया है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अभी हम आगे इसी वीडियो में इन सभी आर्टिकल्स को डिटेल में समझेंगे। इनमें कौन कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आर्टिकल ही आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार पूछा गया है कि संघ यानी केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 315। 316 में नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 317 में लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उनको किस तरीके से बर्खास्त किया जा सकता है, किस तरीके से उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके बारे में प्रोसेस दिया गया है। 318 में आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सर्विस से जुड़ी हुई जो भी शर्तें हैं या जो भी नियम हैं उनको बनाने की शक्ति जो दी गई है उसके बारे में बात की गई है। सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद में पद पर बने रहने से रोक लगाता है आर्टिकल 319। यानी जो भी यूपीएससी का मेंबर होगा, जब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है उसके बाद में वह पद पर नहीं रह सकता है। तो ये आर्टिकल 319 में दिया गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति है। ठीक है। लोक सेवा आयोग के खर्चों का प्रावधान 322 में, और 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन या उसकी जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इसको हमने जल्दी जल्दी देखा है। अब डिटेल में इन सभी चीजों को समझते हैं। हमारा जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, ठीक है, या संवैधानिक चीजें जो होती हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही
बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैंने आपको वहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि कौन कौन से निकाय जो होते हैं, कौन कौन सी बॉडी जो होती हैं वो संवैधानिक कहलाती हैं। या संवैधानिक का मतलब क्या है, सांविधिक का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में इसके बारे में उपबंध दिए रखे हैं, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, सदस्य संख्या इसकी निर्धारित नहीं की गई है और समय समय पर जो सदस्य संख्या है यूपीएससी की कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, उसको निर्धारित करने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। यानी इस आयोग में, यूपीएससी में जितने भी मेंबर होते हैं या जितने भी मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, उसमें से आधे सदस्य जो होंगे उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य कर चुके हों। 10 वर्ष के कार्य अनुभव उनको होना आवश्यक है। अध्यक्ष और सदस्यों की सर्विस से जुड़ी हुई जो भी शर्तें होती हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कार्यकाल की बात करें तो जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु तक। इसमें समझिएगा, यानी जिस दिन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य उनके पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, तो जिस दिन उनको वो अपना कार्यभार संभालते हैं उस दिन से 6 वर्ष की अवधि तक उनका कार्यकाल होता है। या फिर अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोनों में क्या है कि दोनों कार्यकालों में से जो भी पहले होगा वही मान्य होगा। यानी 65 वर्ष की आयु अगर उनकी पहले पूरी हो जाती है, भले ही उनका जो पूरा कार्य अवधि है 6 वर्ष न हुई हो, तब भी वो उनके पद से हटा दिया जाता है। त्यागपत्र किसको देते हैं, यूपीएससी के मेंबर या जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समझने की बात यह है कि अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, अगर वो कोई दुर्व्यवहार करते हैं या कोई कदाचार करते हैं या फिर नियम विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनको इन चीज़ों के आधार पर कभी भी पद से हटाया जा सकता है। और ऐसे मामलों की जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इन अध्यक्ष को या सदस्यों को हटाने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकती है। और राष्ट्रपति के लिए जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो उसको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी है उसके लिए। इसके अलावा जो यूपीएससी होता है, आपको पता है अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं उसके लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो यूपीएससी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य को एक ही कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। यानी जो भी यूपीएससी का मेंबर होगा, ऐसे नहीं कि 6 वर्ष का उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर दोबारा से उसको यूपीएससी का मेंबर बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। केवल एक ही कार्यकाल के लिए इनको चुना जाता है। तो ये हो गया किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। अब बात करते हैं हम स्टेट पीएससी के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और विशेष रूप से उसमें वो कमीशन भी आ जाता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। समझते चलिएगा, कंपेयरिंग करते चलिएगा दोनों में। जो यूपीएससी होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। जिस तरीके से यूपीएससी के लिए कितने मेंबर्स होंगे इनकी संख्या का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, सेम प्रोसेस है स्टेट पीएससी के लिए। यहाँ पे भी इनमें कितने मेंबर्स होंगे, कितने सदस्य काम करेंगे, इसका कोई उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करा गया है। आयोग के आधे सदस्यों की केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने की अनुभव इनको होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए। और ये सेम एक्सपीरियंस यूपीएससी के मेंबर्स पर भी लागू होता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार में इन्होंने 10 साल काम किया हो या राज्य सरकार के अधीन 10 साल काम किया हो, इसका एक्सपीरियंस उनको होना आवश्यक है, चाहे वो यूपीएससी के मेंबर या उसके सदस्य हों या आपके स्टेट पीएससी के सदस्य हों। कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी में देखेंगे, यूपीएससी में पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की मैक्सिमम एज तक जो है वो काम कर सकते हैं अपने पद पर। स्टेट पीएससी में अगर आप इसको देखेंगे तो पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसमें 62 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज को। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्यागपत्र वहां पर यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होते हैं वे राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देते हैं। यहां पर स्टेट पीएससी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये अपना रिजाइन जो है वो राज्यपाल को देते हैं, गवर्नर को देते हैं। यहां पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आप समझेंगे कि त्यागपत्र अगर वो स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन अगर पद से उनको हटाना है, चाहे यूपीएससी के
आपके मेंबर्स हों चाहे आपके स्टेट पीएससी के मेंबर्स हों, राष्ट्रपति ही उनको पद से हटा सकता है। त्यागपत्र के मामले में देखा जाए तो यूपीएससी के मेंबर त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, स्टेट पीएससी के मेंबर्स जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में पद से हटाने की अगर बात आती है तो राष्ट्रपति ही दोनों को पद से हटा सकता है, चाहे वो स्टेट पीएससी के मेंबर हो चाहे वो यूपीएससी के मेंबर हो। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह दे सकता है, यानी राज्यपाल अगर निर्देश देता है, किसी चीज पर सलाह मांगता है कि भाई इस चीज पर कौन सा काम किस तरीके से किया जाना चाहिए, तो समय समय पर जो स्टेट पीएससी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो राज्यपाल को सलाह भी दे सकता है। लेकिन सलाह अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, राज्यपाल के निर्देश पर, जब राज्यपाल ऐसी इच्छा प्रकट करे। ये प्रावधान आर्टिकल 320 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देने की शक्ति दी गई है, तो आर्टिकल 320 में। आयोग द्वारा अपने कार्यों की रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष किसको सौंपी जाती है, राज्यपाल को सौंपी जाती है। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को किसके समक्ष रखता है, विधानमंडल में जो है इसको रखता है। यूपीएससी के संदर्भ में ये रिपोर्ट जो है, यूपीएससी जो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसका जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देती है, और राष्ट्रपति जो है संसद में जाकर के दोनों सदनों के समक्ष उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, ठीक है, याद रखेंगे। स्टेट पीएससी के संदर्भ में राज्यपाल को रिपोर्ट जाती है, राज्यपाल उससे विधानमंडल की समक्ष रखता है। यूपीएससी के मामले में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे वह संसद में रखता है। अब इसके बाद में आता है आपका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ये लाइन नीचे वाली है, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस तरीके से किया जाता है, राज्य विधानमंडल आग्रह करता है कि भाई 2 स्टेट्स के लिए जो है एक संयुक्त राज्य लोक सेवा का गठन किया जाए। तो आग्रह किसके द्वारा करता है, किससे करता है राज्य विधानमंडल, संसद से करता है। और फिर संसद इससे जुड़ा हुआ कोई एक्ट पारित करती है, कोई अधिनियम पारित करती है, और उस अधिनियम पारित होने के साथ ही आपका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो गठित हो जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहां पर देखेंगे आप यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग में ये जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और मैक्सिमम 62 वर्ष की आयु तक जो है वो रह सकता है। जिस तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग में प्रावधान है, उसी तरीके से कार्यकाल के संदर्भ में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में प्रावधान किए गए हैं। सदस्य जो हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के पद मुक्त हो सकते हैं। यहां पर कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वहां पर देखेंगे आप यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं, त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो सदस्य होते हैं उसके ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ, बेशक मैं रोज़ रोज़ वीडियोज़ नहीं बनाता, रोज़ रोज़ सही बताएं तो समय भी नहीं मिल पाता है, और एक तरह से मुझे भी नहीं लगता कि मैं फालतू की चीज़ें लेकर के आ जाऊँ। चीज़ें मैं आपको वही देता हूँ जो आपका कम से कम समय लें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन से भरी हुई हों, और जो आपके एग्ज़ाम को भी, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसको भी फुलफिल कर रही हों, और उससे आपको बेनिफिट भी हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और विशेष रूप से यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए 2023 का प्रीलिम्स तो बहुत नज़दीक ही है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसमें अब फालतू की चीज़ें न पढ़ते हुए सीधे उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपने अब तक पढ़ी है। और अगर कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे कि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो ही आप इसको देखें। अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो बेशक आप इसको न देखें। और मैं बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं बिल्कुल क्लियरली चीज़ों को कहता हूं कि आपने अगर पॉलिटी को पहले पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो आप उसी चीज़ पर फोकस करें। नहीं पढ़ा है और क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये लगभग ख़त्म ही है, 2 वीडियो 3 वीडियो लगभग बची हैं। मैंने कंबाइंड, और टाइम बीच में थोड़ा सा इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपको 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा चीज़ें मेरे साथ थोड़ी सही नहीं चल रही हैं, थोड़ा सा
उथल-पुथल चल रही है, ज़िगज़ैग वाली जर्नी चल रही है, तो उसमें आपसे उसको शेयर करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपसे वही चीज़ें मैं शेयर करना पसंद करता हूँ जो आपके काम की हों। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी आयोग वगैरह हैं या जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं या फिर सांविधिक संस्थाएं, उनसे जुड़े हुआ मैंने पूरा कंबाइंड पहले ही मटेरियल बना रखा है। बेशक कुछ भी चल रहा है लाइफ में, उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन जो भी चल रहा है उसका मैंने कंटेंट मैंने पहले ही बना के रखा है। तो कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूचना आपके लिए ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा हमारा साथी है जो 2024 के लिए फाउंडेशन क्लास जो है करना चाहता है, या फाउंडेशन कोर्स जो है वो करना चाहता है, यहाँ पर मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ, आप ये समझे कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। 2024 के लिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हम करने वाले हैं, बिल्कुल फ्रीली, ठीक है। यानी पूरी एनसीईआरटी मिलेगी आपको, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की समरी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड्स बुक हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, पहले अपना बेस बनाने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और जब बेस हमारा मजबूत हो जाता है तो फिर हम कुछ मानक किताबें या स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जो है अपना रुख करते हैं। तो चाहे आपका लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री या मेडावल हिस्ट्री के लिए जो भी हिस्ट्री की स्टैंडर्ड्स बुक हैं उनके बारे में हो गया, या फिर हम थोड़ा सा डिटेल में इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, या फिर आपका साइंस एनवायरनमेंट की तरफ जाएं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स किताबें आप पढ़ते हैं या आप नहीं ले पा रहे हैं, किताबें खरीदने के लिए आप कैपेबल नहीं हैं, उन सभी की समरी, उन सभी के नोट्स, और इस तरीके से कि आपके प्री और मेंस को दोनों को हम कवर कर सकें एक साथ में। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको नोट्स अपने जिस तरीके से बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ से चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको मेंस का आंसर डिज़ाइन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस तरीके से मैं चीज़ें आपके लिए करने वाला हूँ, खास करके 2024 के लिए, कि आपको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आप कहीं से भी कोचिंग नहीं करें, तो आपको कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या होता है कि 2023 में थोड़ा-सा, क्योंकि मैं अपना लग रहा था प्रिपरेशन में, इसके साथ-साथ आपको ये भी पता है कि मैं जॉब करता हूँ, तो अपनी जॉब से भी थोड़ा-सा, क्योंकि पूरा दिन उधर हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। इसके साथ-साथ में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर अपना ध्यान स्टार्टिंग से ही रहता है, तो वो हम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन 2023 के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाया। 2024 के लिए क्योंकि मैं अभी से स्टार्ट करूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका कि प्रीलिम से पहले ही मैं चीज़ें यहाँ से करना स्टार्ट आपके लिए कर दूंगा। तो अगर कोई नया है आप में से और बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है, तो इस चैनल से जुड़ सकता है। हो सकता है आपको मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊँ, और कोशिश करूँगा कि मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको क्लासें दूँ, क्योंकि मुझे भी इस तरीके से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल फेस टू फेस आकर के चीज़ें आपको बताऊँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक अलग कॉन्फिडेंस चीज़ें जो है झलकती हैं। अब यहाँ पर मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे सामने सिर्फ एक मेरा मोबाइल फ़ोन है, उसी में मैं अकेले कमरे में बैठा हुआ आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे भी मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल कैमरे के सामने होनी चाहिए चीज़ें सारी, तो वो मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और जो भी आप में से नए हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल प्रिपेयर रही है मेंटली, और बिल्कुल ये विश्वास करके इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें और अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी जितनी भी सीरीज़ मैंने आपको कराई है पॉलिटी वाली, ज़रूरी नहीं आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें तभी आपके लिए बेनिफिट देगी। आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम अगर आप उसको लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए जो है इक्वली बेनिफिशियल है। हर एग्जाम में आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।